Hello friends, welcome back to the channel. So today we start our revision with the part 3 principles and theories of learning of unit 3 learner and the learning process. We're going to discuss all the previous year questions from this very topic. Fine. So let's start with the questions. If you are new to the channel, then please like, share and subscribe this channel. So let's begin with the question 1. Latent learning is the concept enunciated by. So this concept of latent learning is given by the Tolman. Latent means hidden learning. Okay, fine. And Piaget gave the 4 stages of cognitive development. You already know about him. कौन से stages थी? Sensory motor stage, pre-operational, then concrete operational and formal. Fine. And Hull gave the drive reduction model as well as reinforcement theory. And Skinner, B.F. Skinner's operational conditioning theory. Okay. Now question number 2. Which of the following is a subordinate law in Thorndike's system of learning? So Thorndike believed in the connectionism theories or connectionism. So he gave this 3 primary laws and 5 subordinate laws. तो प्राइमरी लॉज आपके कौन से थे? दीज 3 आर योर प्राइमरी लॉज. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. वेयर एज दिस A, response by analogy. This is your subordinate law. This is one of your subordinate law given by the Thorndike. So here answer is A, response by analogy. It means using of your old experiences in the new situation, in the new similar situation. आप जब अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को किसी नई सिचुएशन, नई सिमिलर सिचुएशन में जब आप यूज करते हो, दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी एंड दिस इज द सबऑर्डिनेट लॉ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. मैच द टू लिस्ट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट कोड. ओके, दिस इज लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट 2. यहाँ पे आपने पावलोव की थ्योरी में इनको पढ़ा होगा. पावलोव के 4 एलिमेंट्स थे, यूएस, सीएस एंड UR-CR. ये क्या होते हैं? दीज 4, चलो मैं बताती हूँ. दीज 4 एलिमेंट मीन्स, यूएस का मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, CS मीन्स कंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? इज फूड एंड कंडीशनड स्टिमुलस इज रिंगिंग ऑफ द बेल और साउंड ऑफ द बेल. अगर आपने पावलोव की थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा. ठीक है, ओके. देन फिर उन्होंने 2 एलिमेंट्स की और बात की थी, UR क्या होता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. एंड US क्या होता है? US मीन्स सॉरी CR मीन्स कंडीशनड रिस्पॉन्स. तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, US, CS, UR एंड CR, ये 4 एलिमेंट्स की बात की है पावलोव ने अपनी थ्योरी में. सो US, पावलोव की थ्योरी में US अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड. ओके. एंड CS कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? बेल, रिंगिंग बेल और द साउंड ऑफ द बेल. ओके. सो फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस मीन्स साइड बाय साइड. ठीक है. ट्रेस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग. फॉरवर्ड कंडीशनिंग यहाँ पे किससे मैच करेगी? इससे थर्ड से मैच करेगी. CS precedes the US मीन्स कंडीशनड स्टिमुलस precedes the US. CS मीन्स रिंगिंग ऑफ द बेल. जो साउंड है बेल की, वो आप पहले रिंग करेंगे, देन आप अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, मतलब फूड को बाद में प्रेजेंट करेंगे, पहले आप बेल रिंग करेंगे. ठीक है, ओके. और इसका ऑपोजिट इज बैकवर्ड कंडीशनिंग. तो बैकवर्ड कंडीशनिंग का हो जाएगा ये, US precedes the CS. ओके. एंड साइमल्टेनियस इज 2, CS एंड US. जो खाना है और जो बेल की साउंड है, कमेंस एंड टर्मिनेट एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे स्टार्ट होगी, सेम टाइम पे टर्मिनेट करेगी. ओके. एंड देन ट्रेस कंडीशनिंग इज US इज प्रेजेंटेटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ CS. जब CS खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप US को प्रेजेंट करोगे. US क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, और वो क्या है यहाँ पे? फूड. ओके. चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन. तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है, बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियस में क्या होता है, ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है. ठीक है, ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. तो
प्लीज इसको अच्छे से करना है। तो ऑप्शन में से इसका आंसर इज दिस, यस डी। यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा, डी आंसर इज डी, 3241। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। यस, question number 4, for fostering the creativity among children, which of the following methods have been given a trial? क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए, फोस्टर करने के लिए अमंग द चिल्ड्रंस, इनमें से कौन से मेथड को आप एक ट्रायल दे सकते हैं या ट्रायल देंगे? सो एक्सेलरेशन अप्रोच, एनरिचमेंट अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर, स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। ऑफ कोर्स आंसर शुड बी सी, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर को आप एक ट्रायल देंगे टू इनहेंस और to create to foster the creativity among the children। अब brainstorming क्या होता है? brainstorming in education psychology means ये आपका एक टेक्निक होता है, टेक्निक टू फाइंड द सॉल्यूशंस और टू रीच एट द कंक्लूजन ऑफ अ स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर प्रॉब्लम by enlisting the ideas given by the different members which participate in this brainstorming procedure। Okay, I hope I'm clear with this question also. So to enhance the creativity, you can definitely give a trial to this very brainstorming procedure. Now question number 5, which of the following learning theories is intimately related to Thorndike's law of effect? ओके, अभी अभी हमने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज भी थे और सबऑर्डिनेट लॉज भी थे। तो दिस थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट कौन सा लॉ है? सबसे पहले तो आप ये बताएं। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? प्राइमरी लॉ है। तो अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कि इंटीमेटली रिलेट करती है थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ ऑफ इफेक्ट से। गुड प्लीज कंटिन्यू थ्योरी, पावलोव्स रिफ्लेक्स कंडीशनिंग, स्किनर्स ऑपरेंट कॉलर्स स्टार्ट। ओके, हियर आंसर इज सी, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ये वाली इंटीमेटली रिलेट टू दिस primary law of Thorndike, law of effect. Law of effect is what? Effect of learning. Okay. Now question number 6, you have to match these two lists. Okay, in list 1 there are different types of training and in list 2 उनका किस ट्रेनिंग में क्या होता है और क्या नहीं होता है। Okay, list 1, A option is reward training, escape training, discriminated omission training, active avoidance, punishment training। Fine। तो आपने reinforcement में पढ़ा होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव reinforcement, है ना? पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव सबसे पहले तो ये बताना आपको इनमें से कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है। अगर आपको इतना पता होगा तो ये ऑप्शंस में से आपको आंसर लेना इजी हो जाएगा। लाइक रिवॉर्ड ट्रेनिंग क्या आपकी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, एस्केप ट्रेनिंग भी क्या है आपकी नेगेटिव, एक्टिव अवॉइडेंस नेगेटिव, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन पॉजिटिव, पनिशमेंट इज नेगेटिव। सो अभी इसको हम मैच करना स्टार्ट करते हैं। रिवॉर्ड ट्रेनिंग इज अ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तो अभी इसको देखते हैं। Positive reinforcement response withheld no, positive reinforcement response made with Q absent yes, A का हो जाएगा इसमें 3। So reward training is the positive reinforcement in which response is made with the Q absent। Q नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे Q क्या होता है absent होता है। ओके अब ओके एस्केप ट्रेनिंग कैसी है? इसको अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम इसको करते हैं, ये ज्यादा इजी है। एक्टिव अवॉइडेंस क्या है आपके? एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है, जिसमें कि रिस्पॉन्स मेड किया जाता है विद द क्यू प्रेजेंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए क्यू प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ इम्प्रूवमेंट भी था। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव। यहाँ पे आपको करेक्शन करनी है, यहाँ पे लिखिए नेगेटिव।
ओके, सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट रिस्पॉन्स मेड विद द क्यू प्रेजेंट, ये आपका हो जाएगा एक्टिव अवॉइडेंस 1। ठीक है, तो डी का हो गया अपना 1 और ए का हो गया 3। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर दैट आंसर इज ए। ओके, चलो बाकी का मैच करते हैं अभी। एस्केप ट्रेनिंग, एस्केप ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज अ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जिसमें कि रिस्पॉन्स मेड किया जाता है विद द क्यू एब्सेंट। ओके, देन डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग, इसका क्या रहेगा? ये एक आपकी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होती है जिसमें कि रिस्पॉन्स विदहेल्ड किया जाता है क्यू प्रेजेंट हो तब। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये 5th। फाइन, यस। एक्टिव अवॉइडेंस हम कर चुके हैं, ये क्या है? आपके एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, रिस्पॉन्स इज मेड विद द क्यू प्रेजेंट। एंड पनिशमेंट ट्रेनिंग, पनिशमेंट ट्रेनिंग ऑफ कोर्स पनिशमेंट है तो इट इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स विदहेल्ड विद क्यू प्रेजेंट। ओके, सो आंसर इज ए, यही है ना? हाँ, ए का 3, बी 4, सी इज 5 and D is 1, E 6. Yeah, this is the answer, A option. One more thing guys, जो आपके रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में जो आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पनिशमेंट क्या है? बेसिकली वो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में ही काउंट होगी जिसमें कि आपको रिप्रेस किया जाता है या सप्रेस किया जाता है। ठीक है, उसको आप नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जबकि जो आपकी रिइंफोर्समेंट होती है वो हमेशा क्या करती है? आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाती है, आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करेगी, इंक्रीज करेगी, ना कि डिक्रीज करेगी। ओके, रिइंफोर्समेंट चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा बोन्स को क्या करती है? स्ट्रेंथन करती है, इंक्रीज करती है। ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको देखो थोड़ा सा अभी अगर आप बिगनर हो या अभी आपने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा आपको इसको माइंड में रखना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following in which of the following operant conditioning procedures the training arrangement insist the presence of the cue and making of response to get negatively reinforced? लोग गाइस, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी में से एक ट्रेनिंग का ये फीचर्स दे रखा है, आपने बताना है कि कौन सी ट्रेनिंग में ऐसा होता है। तो ऑफ कोर्स अभी अभी जस्ट हमने किया है जिसमें कि क्या हो? रिस्पॉन्स भी बने, प्रेजेंस ऑफ क्यू हो और नेगेटिवली रिइंफोर्स्ड हो। एस्केप, पनिशमेंट, ओमिशन, एक्टिव अवॉइडेंस। आंसर इज डी, एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग। फाइन, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ये ट्रेनिंग अच्छे से याद करेंगे तो इस टाइप का कोई भी किसी भी ट्रेनिंग पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। Now this question number 8, the evidence on the latent learning becomes the basis of formulating which theory or model of learning? Okay, जो evidences है latent learning पे becomes the किस चीज का basis बने, वो कौन सी theory के लिए basis बने? Bruner's discovery learning model, Tolman's sign gestalt theory, Levin's cognitive field theory or Coller's theory of insight learning? Of course answer should be B. So these evidences on the latent learning which was of course found by the or discovered by the Tolman during his experiment on the 3 groups of rat, these become the basis for the Tolman sign gestalt theory. Okay, now question number 9, which of the following set of statements differentiates between classical and operant conditioning paradigm? Okay, अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स है जो अच्छे से अप्रोप्रिएटली इनके बीच का डिफरेंस बताएंगे। किसके बीच का डिफरेंस? क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पैवलोव ने। जबकि जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी थी? बी एफ स्किनर्स ने। तो आपको इनके बीच के डिफरेंसेस के पॉइंट्स बताने की कौन से ज्यादा स्टेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। Classical conditioning involves stimulus substitution, whereas operant conditioning is SR conditioning, whereas is made contingent on a
Classical conditioning is related to psychosemantic behavior while operant deals with reflex. In classical conditioning, reinforcement precedes a response while in the operant conditioning it follows a response. देखो इसमें of course ये तो है ही है, थर्ड भी हो गया है. Subject is relatively active in classical conditioning where it is passive responder in the operant conditioning. Okay, the association between the two stimuli is a critical factor in learning through the classical conditioning, while the response and reinforcement contingency is important for learning in the operant conditioning. Yes, so answer option में है कुछ ऐसा. Yes, 135B. B is the answer. Okay, yeah, so here B is the answer. ये जो B, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका क्या बता रही है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का. जो पैराडिग्म क्या होता है, बेसिकली आपका एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस हो गए. ओके, आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन. या नाउ क्वेश्चन नंबर 10. For arriving at classical conditioning paradigm, which of the following was used as the independent variables? तो ये वेरिएबल्स आपने पढ़े होंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स. तो आपको बताना है क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडिग्म. अभी मैंने आपको बताया पैटर्न्स, मतलब ठीक है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है. विच ऑफ इनमें से कौन सा है विच वॉज यूज्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, resistance to extinction, spontaneous recovery, a number of CS and US pairing. आंसर क्या होना चाहिए? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है. बेसिकली आपके कौन से होते हैं, इंडिविजुअल या एनवायरमेंट वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ CS एंड US पेयरिंग. सो दिस नंबर ऑफ CS एंड US. CS क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, कंडीशनड स्टिमुलस, एंड US इज अनकंडीशनड स्टिमुलस. जो इनका नंबर ऑफ पेयरिंग है, ये क्या है आपका, कैसे एक्ट करेगा, एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Pavlov's conditioning paradigm was developed originally in which of the following was used as independent variable. गाइस यहाँ पे कॉमा लगा है. ठीक है, इसका मतलब है जो Pavlov's की कंडीशनिंग जो थ्योरी, जो स्ट्रक्चर जो भी था, इनमें से कौन से उस पे वो ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी. ठीक है, वो आपने बताना है. जो कि एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज करते हैं. वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में, दूसरे तरीके से पूछा गया है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो आंसर इज दिस, नंबर ऑफ CS एंड US pairing. Okay, now question 12. In Hull's reinforcement theory, which of the following was postulated as intervening variables? Intervening variables क्या आते हैं, which are measurable. ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हो लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो आप इन वाले इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को. फाइन. तो in Hull's reinforcement theory, which of the following was postulated as intervening variable? Drive condition, reaction latency, reaction amplitude, excitation potential. Of course, D answer होना चाहिए इसका, excitation potential. So this act as intervening variable. Question number 13. What is the critical difference between the Pavlovian and Skinner's conditioning? एक क्वेश्चन हम ऐसा सेम अभी ऊपर कर चुके हैं जिसके बीच में हमने स्टेटमेंट्स का डिफरेंस बताया था बिटवीन दीज क्लासिकल एंड कंडीशनिंग वाली थ्योरी. अभी इसमें भी आपको डिफरेंस बताना है दोनों थ्योरीज के बीच का. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टिमुलस स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, elicited versus emitted class of response. Reinforcement comes before the response in one, while in the other, reinforcement follows the response. Yes. Okay. ये भी आएगा. In one, the number of pairing of the two stimuli is critical, while in the other response, reinforcement contingency is critical. In one, the learner is passive, while in the other, learner is active. Okay. Elapsed time between two stimuli or two responses is not important. तो इसका 4 भी रहेगा, इसका 5 भी आएगा.
2, 3, 4 and 5. These are the critical differences between these two theories. पावलोव की कौन सी थ्योरी थी? क्लासिकल थ्योरी. स्किनर्स की कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. So these are the critical differences between the two theories. So option में से answer would be this B, 2, 3, 4 and 5. Okay. So जब भी आप इन दोनों थ्योरीज को पढ़ेंगे तो कंपेयर करके आपको पढ़ना है. पहले आप क्लासिकल पावलोव की थ्योरी पढ़िए, फिर आप स्किनर की थ्योरी पढ़िए, ऑपरेंट कंडीशनिंग. फिर उन दोनों को आपस में आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट करने की ट्राई करना है. ठीक है. एक कंपैरिजन वाला टेबल टाइप कुछ आप बना के फिर इसको अच्छे से पढ़ना. Okay, question number 13. Who among the following cognitive learning promoters developed the concept of meaningful learning? ये मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट इनमें से कौन से कॉग्निटिव लर्निंग प्रमोटर ने दिया था? आपको ये बताना है. मीनिंगफुल लर्निंग का जीन पियाजे ने तो नहीं दिया था, उन्होंने तो 4 स्टेजेस दी थी. ये तो आपको रट जाना चाहिए. अभी तक ब्रूनर का भी नहीं था, मार्टिन का भी नहीं था. तो बच्चे कौन? अपने डेविड ऑसबल. इन्होंने डेवलप किया था ये वाला कंसेप्ट मीनिंगफुल लर्निंग का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ओके, यहाँ पे आपको ये जो हिरार्किकल स्टेप below is a given list of 5 type of learning indicated in the hierarchical arrangement as mentioned by the Robert M. Gene. Select the correct hierarchy. तो जो रॉबर्ट एम गेने थे, इनकी जो एक हिरार्किकल, इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी अपनी. ठीक है, या 8 थी. तो इनको आपको एक सीक्वेंस में, करेक्ट हिरार्की में सीक्वेंस में लगाना है आपको. ओके. तो देखो इनके 8 स्टेप्स कौन से थे, उनको याद कैसे रखना वो मैं आपको अभी यहीं पे बता देती हूँ. SSC पहले आपको वेट, यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है इसको. SSC बीच में एक V एंड देन D, C, P एंड P. तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? इस सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे. SSC वर्सेस DCP P, ये इनकी 8 स्टेजेस थी. S ये कौन सी थी आपकी? सिग्नल लर्निंग. S से SR लर्निंग एंड C से इज योर चेन लर्निंग, V से वर्बल लर्निंग और D से डिस्क्रिमिनेट वाली. ठीक है, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग. C से कंसेप्ट लर्निंग एंड P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल लर्निंग एंड दिस लास्ट वाला जो ये P है, दिस स्टैंड्स फॉर द problem solving learning. Okay, this is the highest level. Problem solving is the highest level in the hierarchy and it is the complex step. जो पहले जो की जो 4 stages हैं, these 4 stages, ये आपके क्या है? ये simple है और लास्ट ये behavioral पे based है, जबकि लास्ट 4 आपकी cognitive aspects पे based है. सिंपल सा अकॉर्डिंग टू दिस रॉबर्ट एम गेन, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको बेसिक स्किल्स इज वेरी नेसेसरी फॉर द कॉम्प्लेक्स स्किल्स. मतलब आपको पहले बेसिक स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, देन कॉम्प्लेक्स स्किल्स. ओके, सो ये इनका हिरार्किकल ऑर्डर था. स्टार्ट ऐसे होता है ये इस सीक्वेंस में. आपको ये याद ही ऐसे रखना है. SSC वर्सेस DCP P. P क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज द हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज इन द हिरार्की. ओके, तो यहाँ पे अभी हम इसको सेट करते हैं. यहाँ पे सिर्फ 5 स्टेजेस गिवन है, फुली 8 नॉट गिवन. तो ये सिग्नल लर्निंग, ओके, फर्स्ट यही रहेगी. देन सेकंड अपनी यहाँ पे कौन सी थी? SR लर्निंग. SR लर्निंग भी है एक, फर्स्ट पे ये आ गई. फिर SR लर्निंग 2 नंबर पे ये होगी है. वेट, यहाँ पे सिग्नल लर्निंग इज एट नंबर 1, देन SR लर्निंग एट नंबर, this is at number 2, then C chain learning is at number 3 and V तो यहाँ पे है नहीं, verbal learning. then D भी नहीं है, C है concept learning, this is at 4th number. और कौन सा बचा इनमें से भी? रूल लर्निंग, इसको हम प्रिंसिपल लर्निंग भी बोलते हैं. ये आपके आएगी लास्ट वाली 5th. ठीक है, ये रूल लर्निंग, ये क्या है आपकी 5th. तो इनमें से अभी आपको आंसर इसका करना है. तो आंसर इज 1 देन 3 है कहीं पे यहाँ पे.
1 के बाद इज 5th, 1 के बाद 5th, ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका। 1 5th एंड देन इज सेकेंड। ठीक है, सो आंसर इज ए। सो आपको ये ऑर्डर हिरार्किकल ऑर्डर इंक्रीजिंग, अभी तो मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आपको ऐसे याद करना है, एसएससी वर्सेस डीसीपीपी। यहाँ पे एस मीन सिग्नल लर्निंग, दूसरा जो एस है इट मीन्स एसआर लर्निंग, सी इज योर चेन लर्निंग, V is verbal learning, and D is discriminating learning, C is your concept learning, P is your principal learning, या फिर हम इसको rule learning भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड ये जो लास्ट वाला P है, this is your problem solving learning, and this is the highest in the hierarchy, most complex one. Okay, so I hope I am clear with this question also, and all the questions in the videos. So please keep revising your syllabus. Okay, okay, thank you for watching. Keep revising for UGC NET JRF. Stay safe, enjoy. Thank you very much.